जब मैं कॉलेज से वापस आई तो शाम का वक्त हो चुका था। गली के नुक्कड़ पर खेलते बच्चे और धूप के आखिरी टुकड़े जैसा दिखता ये रोज का नजारा था। इसमें कुछ भी खास नहीं था, लेकिन घर में कदम रखते ही वही जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। सिलाई मशीन की आवाज, वही जो मैं बरसों से सुनती आ रही थी। मैं चुपचाप अंदर दाखिल हुई, बैग सोफे पर रखा और दबे पांव उस कमरे में गई जहां माँ हमेशा बैठी होती थी। आज भी वही मंजर था। वो फर्श पर बैठी कपड़े सिल रही थी। उनका हाथ लगातार सिलाई मशीन के हैंडल पर चल रहा था और बगल में धागों का डिब्बा रखा था, जिसमें कई रंगों के धागे थे, जैसे कि मेरे मन के संघर्ष की कहानी सुना रहे हों। मैं उनके पीछे जाकर धीरे से अपने दोनों हाथ उनके गले के पास डाल दिए। वो चौंक गईं और मुस्कुरा दी। माँ, हर वक्त यही कपड़े, यही मशीन? मैंने उनके गाल पर प्यार करते हुए कहा। पापा की पेंशन आती है, गुजारा तो हो जाता है ना, फिर क्यों इतनी मेहनत करती हो? उन्होंने सिलाई रोककर गर्दन मोड़ी, मेरी तरफ ऐसे देखा जैसे सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं पूछ रही हूँ। ये सब तुम्हारे लिए है मेरी बच्ची, उन्होंने प्यार से कहा। तुम्हारी शादी के दहेज के लिए? मैंने उनके चेहरे की तरफ ध्यान से देखा। वो मुस्कुरा रही थी, मगर उनकी आंखों में थकान की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। उनके होंठ हिल रहे थे, लेकिन साथ ही वो खांस भी रही थी। वही पुरानी सी खांसी जो अब बहुत जिद्दी होती जा रही थी। माँ, छोड़ दो ये सब, आराम करो, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। मैंने उनके हाथ से कपड़ा लेकर एक तरफ रख दिया। नहीं बेटा, अभी तो बहुत पैसा जमा करना है, उन्होंने एक लम्हे को रुककर कहा। वैसे भी काफी पैसा जमा हो भी गया है, कम से कम 20-25 लाख तो हो गए होंगे बैंक में। ये सुनते ही मैं हैरान रह गई। कभी उन्होंने मेरे सामने ये बात नहीं की थी। ये सुनकर दिल जैसे थम सा गया। मैंने सिर्फ इतना कहा, इतना पैसा अकेले कैसे? थोड़ा थोड़ा करके, बरसों की मेहनत है ये। मैंने किसी को नहीं बताया, बस तुम्हारे लिए है। मैंने उनके घुटनों पर सिर रख दिया। माँ, आपने मेरे लिए इतनी मेहनत की, कौन करेगा? अगर माँ करे तो कौन? उनके लहजे में मजबूती थी। तुम्हें पता है ना, तुम जैसी माँ सबको नहीं मिलती, मैंने धीरे से कहा। वह हंसने लगी। तो क्या हुआ? अगर पापा की पेंशन है, घर है, पर अच्छे रिश्ते वाले तो सब कुछ देखते हैं। सिर्फ सादगी नहीं, जेवर, फ्रिज, टीवी, बेड, सब चाहिए होता है। और तुम तो मेरी राजकुमारी हो। तुम्हारी शादी राजकुमारी की तरह होगी। मैंने उनकी आंखों में चमक देखी। शायद वो किसी ऐसे सपने को हकीकत में देख रही थी जो मेरे लिए अभी देखना भी बहुत दूर था। मैं उनकी गोद में सिर रखकर लेट गई। वो मेरे बाल सहलाती रहीं। सिलाई मशीन अब खामोश हो चुकी थी, पर कमरे में जो सुकून था वो उस मशीन की आवाज से कहीं ज्यादा गहरा और प्यार भरा था। माँ, अगर कभी कुछ ना हुआ तो? मैंने धीरे से पूछा। कुछ ना होगा तब होगा। मैंने जो सोच रखा है वो पूरा होकर रहेगा। उनकी खांसी फिर से शुरू हो गई। वो उठकर पानी पीने लगी तो मैं जल्दी से गिलास पकड़ लाई। चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, वो कहने लगी। नहीं, ये पुरानी खांसी है, ठीक हो जाएगी, तुम इतनी फिक्र मत किया करो। मैं कुछ नहीं बोली, बस उन्हें देखती रही। उनकी पतली सी हड्डियों पर ढीला ढाला सूट, हाथों में सिलाई मशीन के निशान और आंखों में बस एक सपना जो मेरी खुशी का था। अगले दिन हमेशा की तरह मैं कॉलेज गई थी। वापस आई तो माँ सिलाई मशीन पर काम नहीं कर रही थी, बल्कि किचन में बैठकर चाय पी रही थी। मुझे देखकर उनके चेहरे पर एक अलग सी खुशी दिखाई दी। आज बहुत खुश लग रही हो माँ, मैं बैठते हुए बोली। उन्होंने चाय का कप मेज पर रखा और धीरे से बोली, आज रिश्ते वाली आई थी। एक लड़के वालों ने तुम्हारी तस्वीर देखी है, उन्हें तुम पसंद आ गई हो। मैंने हैरानी से पूछा, आपने मेरी तस्वीर कब दे दी? कभी कभी खुद भी तो कुछ करना होता है एक माँ को। मैंने तुम्हें बताया नहीं था, लेकिन कुछ दिन पहले रिश्ते वाली को तुम्हारी तस्वीर दे दी थी। उसने कल शाम को लड़के वालों को दिखाई। कैसे लोग हैं, क्या काम करते हैं? मैं थोड़ा जोश में आ गई। लड़का प्राइवेट कंपनी में इंजीनियर है, घर भी उनका अपना है, बस कल आकर तुम्हें देखना चाहते हैं। माँ, आपने मुझे बताया नहीं, मैं थोड़ी नाराजगी से बोली। बता देती तो तुम परेशान हो जाती। मैं चाहती थी कि सब कुछ खामोशी से हो, बिना किसी दबाव के। मैं खामोश हो गई। अंदर कहीं न कहीं एक उलझन ने घेर कर रख लिया था, और साथ ही ये डर भी, जैसे ये सब कुछ अचानक हो रहा था। अगली सुबह माँ ने मुझसे कहा, बेटा तुम कॉलेज से जल्दी आ जाना, कल वाले रिश्ते वालों ने फोन किया है, वो अब आना चाहते हैं। मैंने उन्हें शाम का वक्त दे दिया है। मैंने हाँ में सिर हिलाया।
कॉलेज से आते वक्त मेरे कदम जरा तेज थे, दिल में हल्की सी गर्माहट भी थी। घर पहुंची तो दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा कि माँ ने घर काफी अच्छे से सजाया हुआ था। मैंने माँ से कहा, ये सब? वो कहने लगी, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर करना चाहती हूँ। मैंने कहा, माँ, आपने बहुत कर लिया है, अब आप आराम करिए, चाय बनाकर मैं तैयार करती हूँ। वो बोली, नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। उन्होंने जबरदस्ती उठने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई उनका संतुलन बिगड़ गया। मैं तुरंत आगे बढ़ी। माँ, वो मेरे बाजू पर हाथ रखकर रुक गईं। फिर एक लम्हे को उनकी आंखें बंद हो गईं, चेहरा सफेद हो रहा था। माँ, क्या हुआ? मैंने उन्हें बाजू से पकड़कर सहारा दिया। उन्होंने कुछ बोलने की कोशिश की पर उनकी आवाज नहीं निकली। फिर अचानक वो मेरी बाहों में गिर गई। माँ, माँ, आंखें खोलो। मेरा दिल जैसे गले में अटक गया था। मैंने तुरंत मोबाइल उठाया और पड़ोसी को फोन किया। माँ को लेकर मैं अस्पताल की तरफ निकल पड़ी। पूरे रास्ते मैं भगवान से प्रार्थना करती रही कि मेरी माँ को कुछ भी ना हो। उनका सिर मेरी गोद में था और मैं सिर्फ यही कह रही थी, माँ, आप बहुत हिम्मत वाली हैं, आप मेरी माँ हैं, आपको कुछ भी नहीं होगा, आपको मेरे लिए ठीक होना ही होगा। लेकिन जब मैं अस्पताल पहुंची और फिर जो सुना वो मेरे बर्दाश्त से बाहर था। हम माफी चाहते हैं, आपकी माँ का देहांत हो चुका है, उन्हें बहुत भयंकर हार्ट अटैक आया था। डॉक्टर के शब्दों की आवाज मुझे सुनाई तो दे रही थी, लेकिन कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं वहीं कुर्सी पर बैठ गई, आंखें बिल्कुल खाली। अस्पताल की रोशनी जैसे मेरी आंखों में चुभने लगी थी। कमरा, डॉक्टर, नर्सें, सब कुछ एक धुंध में बदल गए थे। मुझे याद है मेरी माँ का ठंडा हाथ मेरी उंगलियों में था और मैं सिर्फ उनकी आंखों को देख रही थी, बंद आंखें, जैसे वो कुछ कह रही हों। कितनी अच्छी औरत थी, सारी जिंदगी बस अपनी बेटी के लिए ही जीती रही। मोहल्ले वाले इसी तरह की बातें कर रहे थे और मैं बस खामोश बैठी हुई थी। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, शायद सदमा इतना गहरा था कि आंसू भी अब सूख चुके थे। बस अंदर सब कुछ खाली था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली हो। अर्थी, अंतिम यात्रा, अंतिम संस्कार, सब कुछ एक धुंधलके में गुजर गया। मैं हर पल बस यही सोचती रही कि कल वो मेरे लिए चाय बना रही थी और आज राख में बदल चुकी है। कुछ दिन बीते, रिश्तेदारों में से किसी ने फिर से फोन किया। मैंने फोन नहीं उठाया। भला मैं क्या कहती कि जिनके लिए सब कुछ जमा किया था वो अब नहीं रही, कि अब मेरे पास ना तो माँ है और ना ही कोई सहारा। माँ के जाने के बाद पूरा घर जैसे खामोश हो गया था। दीवारों से उनकी आवाजें आती थीं, कमरों में उनकी महक अभी भी बाकी थी और मैं बस जैसे किसी खाली सन्नाटे में रह गई थी। चुपचाप दिन गुजरते रहे। मोहल्ले की कुछ औरतें आती जाती रहीं, पर कोई ऐसा नहीं था जो माँ की कमी को पूरा कर सके। तीसरे दिन मेरी बुआ आई। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, साथ में फूफा जी भी थे। घर में दाखिल होते ही बुआ मुझे गले लगाकर रोने लगी। मेरी बच्ची, तेरी माँ तो सब कुछ तेरे लिए करके गई, पर तुझे अकेला छोड़कर चली गई। अब तो हमारे सिवा तेरा कोई नहीं है, इसीलिए अब यहाँ रहने का कोई फायदा नहीं है। अब हमारे साथ चल, आखिर तेरे अपने बस हम ही तो हैं। मैंने सब सुना, लेकिन खामोश पड़ी रही। ना मैं इनकार कर सकी और ना ही हाँ कह सकी। बस ये समझने की कोशिश कर रही थी कि अब जिंदगी कहाँ लेकर जाएगी। बुआ ने कमरे का एक चक्कर लगाया, फिर बोली, ये घर भी अब वीरान हो गया है, इसीलिए तो कह रही हूँ कि अकेली लड़की यहाँ कैसे रहेगी। फिर अगले ही दिन फूफा जी मुझे अपने घर ले आए। सादा सा मोहल्ला, छोटा सा घर, लेकिन अब मुझे एक छत मिल गई थी। शुरू के दिन कुछ अजीब से गुजरे। बुआ मुझे हर वक्त गले लगाकर कहती, तुम हमारी बेटी जैसी हो, अब तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। मैं हर रात माँ की तस्वीर देखकर सोती और दिल ही दिल में उनसे कहती, माँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होगा, लेकिन मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। एक शाम जब सब लोग खाना खा चुके थे, बुआ बर्तन समेट रही थी और मैं किचन में उनकी मदद कर रही थी। अचानक उन्होंने पूछा, बेटा, तुम्हारी माँ कुछ पैसे वगैरह छोड़ गई थी? मैंने धीरे से जवाब दिया, हाँ बुआ, माँ ने बताया था कि तकरीबन 25 लाख रुपए बैंक में जमा हैं। वो सब मेरी शादी के लिए उन्होंने जमा कर रखे थे। बुआ के हाथ रुक गए। बर्तन वहीं छोड़कर वो मुड़ी और मुझसे कहा, इतनी बड़ी रकम, तुम्हें पता है ये रकम तो किसी की पूरी जिंदगी की कमाई होती है। मैंने हाँ में सिर हिला दिया। जी माँ, बहुत मेहनत करती थी, वो चाहती थी कि मेरी शादी अच्छे घर में हो। वो कुछ देर चुप रही, फिर बोली, चलो ऐसा करते हैं, कल बैंक चलते हैं,
उन पैसों का ठीक ठाक बंदोबस्त कर लेते हैं ताकि वक्त पर काम आए। तुम्हें रिश्ते के लिए भी तो कुछ तैयारी करनी होगी। मेरे दिल में हल्का सा कुछ खटका सा महसूस हुआ, पर मैंने उसे नजरअंदाज कर दिया। सोचा बुआ बड़ी हैं, उन पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा ना। अगले दिन हम बैंक गए। मेरे पास माँ की पासबुक थी और माँ का मृत्यु प्रमाण पत्र भी, जो बैंक में स्टाफ को माँ की मृत्यु की सूचना देने और पूरी रकम निकलवाने के लिए जरूरी था। जब मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कर ली तो मुझे एक नया अकाउंट खुलवाने के लिए कहा गया, लेकिन बुआ ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, नहीं, ऐसा करो कि ये सारी रकम तुम मेरे अकाउंट में डाल दो, घर जाकर हम सब कुछ समझ लेंगे। ये सुनकर मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन उन्होंने मजबूत लहजे में कहा, देखो तुम अब अकेली हो, अगर तुम्हारे साथ कुछ भी हो गया तो फिर ये पैसे कहाँ जाएंगे। मैं तुम्हारी बड़ी हूँ, तुम्हें मुझ पर भरोसा करना चाहिए। मैं सच में उलझन में पड़ गई थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। वैसे बुआ की बात ठीक थी कि रकम बहुत बड़ी थी और जिम्मेदारी भी, और फिर मैंने सारे पैसे उनके अकाउंट में जमा करवा दिए। फॉर्म पर जब मैं दस्तखत कर रही थी तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, लेकिन फिर भी मैंने खुद को समझा लिया, ये मेरे पिता की बहन है, भला ये मेरे साथ कुछ गलत क्यों करेंगी। घर जाकर बुआ ने तुरंत मेरे लिए चाय बनाई और नाश्ता तैयार किया। फिर मुझे सामने बिठाकर बोली, अब हम तुम्हारी शादी की तैयारी बहुत अच्छे से करेंगे। तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी कि तुम्हें अच्छे घर में विदा किया जाए। मैं हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी इस बात का शुक्रिया अदा किया, लेकिन फिर भी मेरा दिल पूरी तरह से निश्चिंत नहीं था। बुआ के बर्ताव में कुछ बदलाव सा लग रहा था, जैसे अब वो ज्यादा ही औपचारिक हो गई थीं। धीरे धीरे 2 हफ्ते गुजर चुके थे। बुआ के घर में मेरी मौजूदगी अब रोजमर्रा का हिस्सा बन चुकी थी। सुबह नाश्ता, दोपहर में उनके काम में हाथ बटाना और शाम को खामोशी से अपने कमरे में बैठे रहना। मेरा दिल कई बार बेचैन होता, लेकिन हालात ने मुझे खामोश रहने पर मजबूर कर दिया था। एक शाम जब हम सब लोग बैठे थे और खाने के बाद चाय पी रहे थे, बुआ ने अचानक से बात छेड़ी, रश्मि, मैं उन लड़के वालों से बात की थी जिन्होंने तुम्हें देखने के लिए कहा था। मैंने जैसे ही उनकी बात पर ध्यान दिया, मेरे हाथ में जो चाय का कप था वो हाथ से छूटते छूटते बचा। तो फिर क्या कहा उन्होंने? मैंने पूछा। बुआ बोली, उन्होंने तो हाँ ही की थी, लेकिन मैंने ही इनकार कर दिया। ये सुनते ही मेरे अंदर एक सन्नाटा सा छा गया। इनकार? लेकिन क्यों? बुआ ने चाय की एक घूंट ली, फिर अपने अजीब से अंदाज में बोली, अरे तुम्हें नहीं पता उस लड़के के बारे में? मैंने खुद से पता करवाया था तो मुझे पता चला कि वो लड़का तो आए दिन नशा करता है। अब तुम ही बताओ, ऐसे घर में भला मैं तुम्हें कैसे दे सकती हूँ? ये सुनते ही मैं गहरी सोच में पड़ गई। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से मुझे बिल्कुल खाली कर दिया हो। वो लड़का जिसकी तस्वीर माँ ने बड़े ही फक्र से देखी थी, जिसकी नौकरी, पढ़ाई और शराफत की बात खुद माँ ने की थी, अब अचानक से वो शराबी निकल आया। क्या आपने खुद देखा था? मैंने बुआ से पूछा। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। तुम्हें हम पर भरोसा नहीं है क्या? नहीं बुआ, ऐसी बात नहीं है, बस माँ ही तो कह रही थी कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। बुआ का लहजा एकदम सख्त हो गया। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं है। अब तुम्हारा फैसला हम करेंगे। हम जो बेहतर समझेंगे वही होगा। तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखना है। मैं चुप हो गई। दिल में एक कसक सी उठी, लेकिन जुबान बंद रही। अगले दिन मैंने रोज की तरह सारे घर के काम निपटाए। झाड़ू, बर्तन, कपड़े, सब कुछ जैसे अब मेरी जिम्मेदारी बन गया था। शाम को फूफा जी आए तो मैंने सुना वो बुआ से धीमी आवाज में कह रहे थे, तुमने पैसे अपने अकाउंट में जमा करवा लिए हैं? अब क्या सोचा है लड़की के बारे में? बुआ की आवाज साफ सुनाई दी, अभी कुछ नहीं, अभी तो बहुत काम बाकी है। वो जब खुद पूछेगी तब देखेंगे। ये सुनते ही मेरे कदम जैसे जमीन में धंस गए। यानी बात मेरी हो रही थी और मेरे लिए फैसले भी खामोशी से लिए जा रहे थे। रात को जब सब लोग सोने चले गए तो मैं छत पर जाकर बैठ गई। नीचे शहर का शोर सुनाई दे रहा था, लेकिन मेरे अंदर एक सन्नाटा था जो हर गुजरते दिन के साथ गहरा होता जा रहा था। मैंने अपनी डायरी निकाली और लिखा, माँ, आज पहली बार लगा जैसे मेरे अपने फैसले मेरे हाथों से फिसल रहे हैं। मैंने चुपचाप सब कुछ उनके हवाले कर दिया, आपके पैसे, आपका सपना, सब कुछ। और माँ, मैं अब बस एक तमाशाई बन गई हूँ। अगले दिन बुआ ने मुझे साथ में बाजार चलने को कहा। हमें थोड़ी बहुत खरीदारी करनी थी। बुआ ने अपने लिए नए सूट लिए। जब मैंने कहा कि मेरे लिए भी कुछ लेना है तो उन्होंने साफ कह दिया, अभी तुम्हारी शादी की तारीख थोड़ी तय हुई है, इसलिए फिजूल खर्ची की क्या जरूरत है।
मैं चुप हो गई। वापसी पर वो बैंक के पास से गुजरी तो बोली, पैसे तो सुरक्षित हैं, फिक्र मत करो, तुम्हें जरूरत पड़ेगी तो बताना। मैंने पलटकर नहीं देखा और ना ही कोई जवाब दिया। कुछ दिनों के बाद शाम के वक्त फूफा फिर आए। मैं उस वक्त किचन में चाय बना रही थी जब उनकी आवाज सुनाई दी। इस लड़की को मैंने सारा दिन घर में काम करते देखा है, कब तक ये इस तरह यहाँ रहेगी? तुम इसके लिए कोई रिश्ता क्यों नहीं देखती? बुआ ने हंसते हुए जवाब दिया, ये कोई आसान काम थोड़ी है, अभी तो इसका दिमाग भी बहुत कुछ सीखने वाला है, और वैसे भी इतने लड़के थोड़ी ना है जो हर हफ्ते कोई ना कोई मिल जाए। चाय कप में डालते वक्त मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने खुद को संभाला और ट्रे में चाय रखकर उनके सामने रख दी। फूफा जी ने मुझे देखा, कुछ बोलने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर चुप हो गए। शायद उनकी जुबान साथ नहीं दे रही थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो आंगन में पानी बहने की आवाज सुनाई दी। नींद में डूबी आंखें किसी और ही धुन में थीं, लेकिन नींद तुरंत टूट गई। जैसे ही बुआ की आवाज सुनाई दी, अगर उठ गई हो तो बर्तन धो लो, कल रात के भी रह गए थे। मैंने आंखें मसली, दुपट्टा डाला और चुपचाप किचन में चली गई। वहां देखा तो बर्तनों का अंबार मेरा इंतजार कर रहा था। कल के खाने के बाद सब लोग सोने चले गए थे। मैं भी थकान से चूर थी, लेकिन आज उन सबका हिसाब बराबर किया जा रहा था। काम खत्म होते ही आंगन की सफाई करने का हुक्म मिला, फिर कपड़ों की धुलाई। बुआ कहने लगी, नौकरानी ने तो मेरी नाक में दम कर रखा था, इसीलिए मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। वैसे भी छोटा सा घर है, तुम तो सारा काम कर ही लेती हो। मैं हर काम चुपचाप करती। दिन में कॉलेज जाती, शाम को वापस आकर वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां। शुरू शुरू में बुआ कहती थी, बेटा तुम बहुत समझदार हो, तुम्हारे बस की बात है। फिर धीरे धीरे उनके जुमले बदलने लगे, अब ये सब तुम ही करोगी, हमसे नहीं होता। वो बच्ची है, उसे आराम भी करने दिया करो। लेकिन बुआ का जवाब हमेशा यही होता, जब अपने घर जाएगी तब आराम कर लेगी, यहाँ तो जो है वो करना ही है। एक दिन शाम को जब मैं कॉलेज से वापस आ रही थी, मोहल्ले की एक औरत रुकी। उनके साथ में एक और औरत थी, शायद वो रिश्ता करवाने वाली थी। उन्होंने कहा, बेटी तुम बहुत खूबसूरत हो, बहुत शरीफ भी लगती हो, अगर इजाजत हो तो एक रिश्ता दिखाऊं? लड़का बैंक में नौकरी करता है। मैं खामोश रही। फिर उस औरत ने खुद ही कहा, चलो ठीक है, हम तुम्हारी बुआ से बात कर लेंगे। शाम को वे लोग आए। बुआ ने उन्हें बिठाया, चाय पिलाई, उनकी पूरी बात सुनी और फिर साफ इनकार कर दिया। हमें अभी शादी की फिक्र नहीं है, अभी तो हमारी बच्ची छोटी है। मैं कमरे से सब कुछ सुन रही थी। जब वे लोग चले गए तो मैंने हिम्मत करके पूछा, बुआ आपने उन्हें इनकार क्यों कर दिया? बुआ ने कहा, ये क्या तुम्हारा काम है पूछने का? हम जानते हैं कि कब क्या करना है। रिश्ता कोई सब्जी नहीं होती जो रोज कोई आके देखे। मैं चुप हो गई। अगले दिन फिर किसी ने बुआ से मेरे बारे में बात की, लेकिन जवाब वही था, हमें नहीं करनी अपनी भतीजी की शादी, ये सबके बस की बात नहीं है। ये बात दिल में चुभती जरूर थी, लेकिन मेरी जुबान बंद थी। इनकार की वजह कभी मेरी उम्र, कभी मेरी पढ़ाई, कभी मेरे लिए अच्छे रिश्ते का इंतजार बताया जा रहा था। हालांकि दिल कहता था कि वजह कुछ और ही है। अक्सर मैं खुद से सवाल करती, क्या वो मेरा ख्याल रख रही हैं या फिर बस वक्त गुजार रही हैं? लेकिन जवाब हमेशा धुंधला होता। एक दिन जब मैं बाजार से सौदा लेकर आई तो अंदर से आवाज आई, सच कहूं तो बड़ी काम की है, सुबह से शाम तक सब कुछ कर देती है। हम तो ऐसी ही नौकरानी की तलाश कर रहे थे। बड़े नसीब वाले हैं जो बैठे बिठाए ऐसी नौकरानी मिल गई। भला किसे फ्री में ऐसी नौकरानी नहीं चाहिए? मेरे कदम रुक गए। कानों में शोर होने लगा। वो शायद अपने किसी रिश्तेदार से फोन पर बात कर रही थी। मैं अंदर गई और चुपचाप सारी चीजें रखकर बाहर आ गई। मेरी खूबसूरती, मेरी मेहनती होना, जो कभी माँ की आंखों की चमक था, अब मेरे लिए बोझ बन गया था। लोग देखते, बात करते, बुआ इनकार कर देती। कुछ लोग तो बार बार आते, लेकिन हर बार जवाब एक ही होता। फूफा की खामोशी अब खटकने लगी थी। वो कुछ कहते नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ कहना चाहते थे। शायद सब समझते थे, लेकिन कुछ कह नहीं सकते थे। जब मेरा बीए पूरा हुआ तो दिल में जैसे एक हलचल सी मच गई। मैंने खुद से कहा, अब तो वक्त आ गया है। माँ का सपना, उनकी मेहनत, सब याद आया। हर बार जब भी आईने में खुद को देखा, लगता जैसे कि वक्त रुक नहीं रहा था। उम्र भी अपनी रफ्तार से चल रही थी। हर महीने के साथ रिश्ते भी जैसे महंगे होते जा रहे थे। हर दिन के साथ जैसे दिल में एक नया एहसास जागता। शाम का वक्त था।
मैं कपड़े सुखाने के बाद आंगन में बुआ के पास जा बैठी। कुछ देर वो आंखें बंद किए लेटी रहीं। फिर मैंने धीरे से कहा, बुआ, मेरा भी कोर्स पूरा हो गया है। उन्होंने सर हिलाया। अच्छा है, भगवान तुम्हें और तरक्की दे। मैंने अपनी बात जारी रखी। बुआ, मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी की बात हो। रिश्ते तो कहीं कहीं से आए, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ती। अचानक उनके चेहरे पर तेवर आ गए, जैसे उन्हें कोई नापसंद बात सुनाई दे गई हो। कैसी बेशरम हो तुम, वो बोली। अपने मुंह से कह रही हो कि मेरी शादी करवा दो। जमाना बदल गया है क्या? लड़कियां खुद अपने रिश्ते मांगती हैं। मैं एकदम से चुप हो गई। दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई थी। लेकिन बुआ का लेक्चर जारी रहा। हमारे वक्त पर तो लड़कियां आंख उठाकर भी कुछ नहीं कहती थी। और तुम, पढ़ाई लिखाई कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि जुबान चलने लगे। मैंने धीरे से सिर झुका लिया। कुछ लम्हों बाद मैंने हिम्मत की। बुआ, माँ ने मेरे लिए पैसे जमा किए थे। वो काफी रकम थी जिससे शादी पूरी हो सकती है। अगर थोड़ी कोशिश की जाए तो सब कुछ हो सकता है। बुआ की आंखों में एकदम से चमक आई, लेकिन उनके होठों पर सख्ती अभी भी कायम थी। कौन से पैसे? कहाँ हैं पैसे? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं हक्का बक्का रह गई। बुआ, वही 25 लाख रुपए जो आपके अकाउंट में जमा कराए गए थे बैंक से। उन्होंने मुझे बीच में ही रोक दिया। 3 साल से खा रही हो, पहन रही हो, पढ़ रही हो, वो सब जमीन से उगा था क्या? ये सब उन्हीं पैसों से था। अब वो खत्म हो गए। मैं बेयकीनी से उन्हें देखती रह गई। 25 लाख रुपए खत्म? तो क्या समझा था? 3 साल की रोटी, तुम्हारे कपड़े, कॉलेज की फीस, इलाज, दवा, सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था। तुम्हारे पापा का घर भी तो हमने देखा है। हमारा भी अधिकार है उसमें। मैंने अपना दिल थाम लिया। सब कुछ धुंधला सा हो गया था। मैं कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आवाज नहीं निकली। मैं जानती थी कि वो रकम अभी तक बैंक में है। उसका खर्च ऐसा था ही नहीं कि यूं खत्म हो जाता। पर बात रकम की नहीं, भरोसे की थी। जब इंसान बोझ बन जाता है तो सब कुछ बदल जाता है। रात को कमरे में जाकर मैंने माँ की साड़ी निकाली। उस साड़ी में बहुत सारे सपने लिपटे थे। वही साड़ी जिसे माँ मेरे दहेज की चीजों के साथ रखना चाहती थी। मैंने उसे गोद में रखा और चुपचाप बैठ गई। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, ये लड़की बहुत तेज हो गई है। आजकल जुबान भी इसकी बहुत चलती है। बुआ शायद फूफा से बात कर रही थी। उनकी आवाज में अब वो मिठास नहीं थी जो शुरू में हुआ करती थी। उसे लगता है कि हमने उसके पैसे हड़प लिए हैं। वो भूल गई है कि हमने उसे अपने पास रखा है। फूफा कुछ भी नहीं बोले, या शायद बोले हों, पर मेरे हक में अब सिर्फ खामोशी ही बाकी थी। अगली सुबह घर के काम के दौरान मैंने उनकी बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। किचन में बर्तन धोती रही। हाथ अपने आप चलते रहे, लेकिन दिमाग एक एक हिसाब जोड़ रहा था। कौन सा दिन था जब मैंने उन पर भरोसा किया, और कौन सा दिन है जब उस भरोसे की कीमत चुका रही हूँ। दोपहर में एक और रिश्ता आया। इस बार वो लोग खुद आए थे। फूफा के जानने वालों के रिश्तेदार थे। मुझे देखकर उनके चेहरे खिल गए। मैं उन्हें पसंद भी आ गई थी। लेकिन जवाब वही था, अभी हम शादी नहीं करना चाहते। मैंने पहली बार अंदर ही अंदर खुद से सवाल किया, क्या सपने सिर्फ तब तक खूबसूरत होते हैं जब तक वो हकीकत ना बन जाएं? शाम को मैं छत पर बैठी थी। नीचे गली में बच्चों का शोर था। दूर कहीं आरती की आवाज आ रही थी। आसमान पर कुछ बादल तैर रहे थे। माँ की वो बात याद आई, तुम्हारी शादी राजकुमारी की तरह होगी। मैंने आसमान की तरफ देखा। कहाँ राजकुमारी और कहाँ ये हाल। अब तो सपने भी बोझ बन चुके थे, और उन बोझों का वजन इतना भारी था कि मेरी कमर झुकने लगी थी। मैंने दिल में फैसला किया, अगर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो अब मुझे खुद ही कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। ये खामोशी और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सकती। सपने अगर बोझ बन जाएं तो या तो उन्हें पूरा करना पड़ता है या फिर दफन। पिछले कुछ दिनों से मेरे मन में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या वो सब सच था जो बुआ ने कहा? क्या सच में वो 25 लाख रुपए खत्म हो गए हैं? क्या माँ की बरसों की मेहनत यूं ही 3 साल में मिट्टी हो गई? मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे। सुबह जब मैं बचे हुए बर्तन धो रही थी तो मुझे एक ख्याल आया। मैं किचन से निकलकर धीरे से कमरे में रखे पुराने बैग से बैंक की रसीदें निकाल लाई। वे वही रसीदें थीं जिन पर मेरे दस्तखत थे और जिनमें साफ साफ लिखा था कि पैसे बुआ के अकाउंट में जमा हुए थे। मैंने पूरी शाम उन रसीदों को दोबारा पढ़ा। रकम, तारीख, दस्तखत, सब कुछ साफ था। दिल में एक बात और साफ होती जा रही थी, सच छुपाया गया है, और अगर मैं अभी भी खामोश रही तो सब कुछ जाता रहेगा। अगले दिन नाश्ते के बाद जब बुआ आंगन में चाय पी रही थी, मैंने उनके सामने वो रसीदें रख दी।
बुआ ये देखिए, आपने खुद मेरे सामने बैंक में ये रसीद ली थी। इतनी रकम 3 साल में खत्म नहीं हो सकती। बुआ ने एक नजर रसीदों पर डाली, फिर दांत पीसते हुए बोली, और ये रसीदें साबित करती ही क्या हैं? ये तो पुरानी बात है। अब कुछ भी नहीं बचा। कैसे नहीं बचा? मैंने कहा, मैंने हिसाब लगाया है। साल भर में इतने पैसे किसी के खाने पीने में खत्म नहीं होते। बुआ ने चाय रख दी और सीधी होकर बैठ गई। तुम्हारा मतलब है कि हम झूठ बोल रहे हैं? हमने तुम्हें पाला पोसा, छत दी, खाना दिया, पढ़ाया, और अब तुम हमें हिसाब दे रही हो? मैंने धीमे लहजे में कहा, बुआ मैं सिर्फ सच जानना चाहती हूँ। ये पैसे मेरी माँ ने मेरी शादी के लिए रखे थे। उन्होंने गुस्से से मेज पर हाथ मारा। तुम्हारी माँ तो चली गई, अब हम हैं, और हम जो चाहेंगे वही होगा। पैसे थे लेकिन खत्म हो गए, और अब बात भी खत्म। मैं अपनी जगह से उठकर बोली, ना वो घर मेरा रहा और ना ये पैसे। फिर मुझे यहाँ पर क्यों रखा है? सिर्फ काम करवाने के लिए? बुआ की आंखों में जैसे शोले भड़क उठे। उन्होंने आगे बढ़कर मेरे गाल पर जोर का थप्पड़ मारा। तुम जैसी नमक हराम लड़कियां ही बड़ी होकर जवान दराजी करती हैं। हमने तुम्हारे सिर पर साया रखा और तुम हमें ही कटघरे में खड़ा कर रही हो। मेरी आंखों के सामने धुंध छा गई थी, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। आपने मुझे अपने सिर पर नहीं बल्कि गुलाम बनाकर रखा है। माँ की अमानत को आपने अपना हक समझ लिया है। ये सुनकर वो और भी ज्यादा भड़क गईं। दूसरा थप्पड़ उससे भी ज्यादा जोर का पड़ा था। मेरी आंखों से आंसू टपक पड़े, लेकिन जुबान पर अभी भी कोई कपकपाहट नहीं थी। फूफा कमरे से निकले और चिल्लाकर बोले, ये क्या तमाशा लगा रखा है? बुआ ने उनकी तरफ देखा। ये हमें चोर कह रही है, हम पर इल्जाम लगा रही है। मैं फूफा जी की तरफ देखकर बोली, आप सब कुछ जानते हैं, प्लीज सच बोलिए। फूफा जी कुछ लम्हे चुप रहे, फिर बेजारी से बोले, देखो जो होना था हो गया, अब बात बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। उनकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे जमीन पर पटक दिया हो। जिसे मैं अपनी आखिरी उम्मीद समझ रही थी, वो भी उनके साथ ही खड़ा था। मैं कमरे में वापस चली आई। आंखों से बहते आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। रात भर नींद नहीं आई। हर पल वही लम्हा याद आता रहा जब मैंने उन लोगों पर सादगी से भरोसा किया था, जब बैंक में खड़ी होकर मैंने पैसे उनके अकाउंट में जमा करवाए थे, जब उन्होंने मेरी माँ के सपनों का वास्ता देकर कहा था, बेटी हम तुम्हारी शादी करेंगे। अब वो सब एक झूठ लग रहा था। मुझे सिर्फ इस्तेमाल किया गया था, सपने दिखाकर, वादे करके, और आखिर में मुझे मेरी ही अमानत से बेदखल कर दिया गया था। सुबह हुई तो दरवाजे के बाहर 2 औरतें बात कर रही थीं। एक ने कहा, सुना है लड़की ने बदतमीजी की है, अब इसे निकाल ही देना चाहिए। मैं अंदर से सुन रही थी और दरवाजा बंद कर लिया। सोच लिया था अब मैं खामोश नहीं रहूंगी। ये सब कुछ अब और नहीं झेलूंगी। अपनी माँ की कुर्बानियों को मिट्टी में नहीं मिलने दूंगी। मैंने शीशे में अपना चेहरा देखा। एक तरफ थप्पड़ का निशान था, लेकिन उसके नीचे मेरी आंखों में एक नई रोशनी थी। फैसला हो चुका था। अब मैं लड़ूंगी, अपने लिए, अपनी माँ के सपनों के लिए। सुबह के वक्त घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे सब कुछ रुक गया हो। मैं कमरे में बैठी थी, कागजात और रसीदें मेरे सामने बिखरी थी। मैंने फैसला कर लिया था, अब उन पैसों का हिसाब लेना है। मैं अपने अधिकार से पीछे नहीं हटूंगी। कुछ देर बाद बुआ अंदर आई। हाथ में पानी का गिलास था, लेकिन चेहरा सख्त। अब क्या चाहती हो तुम? उन्होंने दरवाजे पर खड़े होकर पूछा। अपना अधिकार, और कुछ नहीं। जो पैसे माँ ने मेरे लिए रखे थे, उनका हिसाब। मैंने सर उठाकर उनकी आंखों में देखा। बहुत बोलने लगी हो। हमारे ही घर में रहकर हमें आंखें दिखा रही हो। हमने तुम्हें पाला पोसा और तुम बदले में हमें चोर बना रही हो। मैंने जवाब में कहा, मैंने सिर्फ वो मांगा है जो मेरा है, और अगर ये गलत है तो फिर जो आपने किया वो क्या है? वो आगे बढ़ी और गुस्से से मेरी कलाई पकड़कर बोली, चल निकल यहाँ से, बहुत हो गया। हमने तेरा बोझ काफी उठा लिया, अब हमें तुझे और नहीं सहना है। मैंने अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश की। बुआ ये जाती है, मैं कहीं नहीं जा रही जब तक मेरे पैसे वापस नहीं होते। तभी बाहर से फूफा जी की आवाज आई, निकालो इसको, हम यहाँ कोई अनाथालय नहीं चला रहे हैं। बुआ ने मेरे कमरे का सामान समेटना शुरू कर दिया। कुछ कपड़े और किताबें एक बैग में डाल दी, और जैसे मेरा सब कुछ मेरे वजूद से अलग कर दिया गया। ये तेरा सब कुछ है ना, ले जा इसे भी। हमने जो दिया वो वापस नहीं देंगे। बुआ ने दरवाजा खोला और मुझे बाजू से पकड़कर आंगन तक घसीट कर ले आई। हम पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांक ले। आजकल की लड़कियां सिर्फ जुबान चलाती हैं। हमने मोहल्ले भर में इज्जत कमाई है। तू एक लावारिस लड़की है और इसे खराब नहीं कर सकती।
बुआ ने दरवाजा खोला और एक जोरदार धक्के से मुझे बाहर निकाल दिया। जा, जैसे आई थी वैसे चली जा, हमें न अब तेरी शक्ल देखनी है न सवाल सुनने हैं। मैं सड़क पर गिर गई। एक एक करके दरवाजे खुलने लगे। मोहल्ले की औरतें खिड़कियों से झांकने लगी। क्या हुआ? अरे सुना है कि लड़की का चरित्र ठीक नहीं था, अपनी ही बुआ पर इल्जाम लगा रही थी। हमें तो पहले ही शक था, इतनी खूबसूरत होकर भी खामोश रहती थी। कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। मैंने जमीन से बैग उठाया और आंखों में आंसू छुपाते हुए आगे चलने लगी। लोगों की नजरें मेरे पीछे थीं। बातें आसपास हो रही थीं। कहाँ जा रही है अब? अब माँ भी नहीं है और रिश्तेदार भी परेशान करेंगे। अब क्या करेगी? मेरे कदम खुद ब खुद चल रहे थे। मैं नहीं जानती थी कि कहाँ जा रही हूँ। गली से निकलकर सड़क पर आ गई। गाड़ियां गुजर रही थीं। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, लेकिन मेरी दुनिया जैसे रुक गई थी। मैं एक बेंच पर बैठ गई, बैग साथ में रखा और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। सिर्फ एक सवाल था, अब कहाँ जाऊं? शाम होने लगी, आसमान में अंधेरा छाने लगा और मेरा दिल डर से भरने लगा। मैंने चारों तरफ देखा, हर चेहरा अजनबी लगा। मेरी जेब में बस कुछ रुपए ही थे, जो पिछले महीने की फीस से बच गए थे। लेकिन ये पैसे कब तक चलते और मैं कहाँ ले जाती? बेंच पर बैठी मैं एक औरत को देख रही थी, जो कुछ लम्हे पहले ही मेरे सामने आकर रुकी थी। उसके कपड़े मैले थे, चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने मेरे सामने रोटी रखी और खुद भी जमीन पर बैठ गई। बेटी, ये दुनिया कुछ नहीं देती उन लोगों को जो बस रोते रहते हैं। जो उठते हैं वही अपना हिस्सा खुद खींच लेते हैं। मैंने सिर झुकाया और आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। कुछ बताएगी? तेरे चेहरे पर जो दुख है वो मैंने कई बार देखा है। बोल, शायद कोई रास्ता निकल आए। मैं रुक रुक कर कहना शुरू किया। पहले सिर्फ इतना कहा कि माँ नहीं रही, फिर धीरे धीरे सब कुछ बोल दिया। किस तरह माँ ने पैसे जोड़े, कैसे बुआ ने वादे किए और फिर धक्के देकर निकाल दिया। मैं कुछ देर बोलती रही, वो सुनती रही। उसकी आंखों में हमदर्दी थी, लेकिन कोई दिखावे की नमी नहीं। वो जैसे हर शब्द अंदर उतारती जा रही थी। तो माँ की अमानत लेकर घर से निकल गई है, वो भी अपने ही रिश्तेदारों के हाथों, उसने धीमे लहजे में कहा और मैंने सिर हिलाया। वो कुछ देर खामोश रही, फिर अपने दुपट्टे से एक मोबाइल निकाला। मुझे हैरत हुई कि एक भिखारिन के हाथ में फोन। उसने तेजी से एक नंबर मिलाया और कोने में जाकर बात करने लगी। मैंने सुनने की कोशिश नहीं की, बस उसे देखती रही। कुछ मिनट बाद वो वापस आई। तेरा इंतजाम हो गया है। उसने मुझे देखा। लेकिन अब जो करना है वो तुझे ही करना है। अगर खुद पर भरोसा है तो दरवाजे खुलते देर नहीं लगती। मैं हक्का बक्का उसे देख रही थी। कल सुबह कुछ लोग आएंगे, तू बस हिम्मत मत हारना। मैं कुछ बोल न सकी, सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। मेरी आंखों में पहली बार एक अजीब सी रोशनी उतरने लगी थी, जैसे किसी ने धुएं भरे आईने को साफ कर दिया हो। अगली सुबह सूरज कुछ देर से निकला, या शायद मुझे ऐसा लगा कि ये रात ही लंबी थी। सुबह उठकर बैग समेटा तो वो औरत गायब थी। सिर्फ एक कागज छोड़ गई थी, जिसमें कुछ शब्द लिखे थे। खुद को कभी कमजोर मत समझना। तेरे अंदर जो आग है वो पहाड़ को भी पिघला सकती है। दोपहर के करीब 2 लेडी पुलिस ऑफिसर्स वहां पहुंची। साधारण कपड़ों में थीं, लेकिन उनके चेहरे पर जो विश्वास था वो मुझे चौंका गया। उनमें से एक ने कहा, तुम्हारा नाम रश्मि है? मैंने सिर हिलाया। चलो हमारे साथ, हमें सब पता है। तुम्हारी बात हम तक पहुंच चुकी है। मैं थोड़ा झिझकते हुए बोली, कहाँ ले जा रही हैं आप लोग? दूसरी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हें वहीं ले जा रहे हैं जहां तुम जैसी लड़कियां अपने हक के लिए लड़ना सीखती हैं। तुम्हारी पुलिस ट्रेनिंग शुरू होने वाली है और सारे खर्चे हम उठाएंगे। ये सुनकर मैं जैसे सुन्न हो गई। मगर मैं पुलिस? उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा। तुम्हारी पढ़ाई है, तुम्हारा जज्बा है और तुम्हारे साथ जुल्म हुआ है। अब तुम्हें खुद को मजबूत बनाना है। तुम सिर्फ एक केस नहीं हो, तुम एक मिसाल बन सकती हो। रास्ते भर मेरे मन में वही औरत घूमती रही जिसे मैं भिखारिन समझ बैठी थी। वो शायद कोई आम औरत नहीं थी, शायद किसी डिपार्टमेंट या किसी खास मिशन की अफसर थी, लेकिन उनकी आंखों में जो चमक थी वो सच थी, जैसे वो जानती हो कि मैं खुद को गिरने नहीं दूंगी। हम पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, जहां एक छोटा सा कैंप था। वहां कुछ और लड़कियां भी मौजूद थीं। उन सब की अपनी अपनी कहानी थी। किसी को उनके बाप ने निकाल दिया था, तो किसी को उसके पति ने छोड़ दिया था और किसी की माँ को ससुराल वालों ने मार दिया था। मैंने वहां सीखा कि कमजोर वो नहीं होते जिनके पास कुछ भी नहीं होता, बल्कि कमजोर वो होते हैं जो लड़ना छोड़ देते हैं। उस रात मैंने अपनी डायरी में पहली बार कुछ लिखा, माँ,
आज किसी ने मेरी माँ बनने की कोशिश की। उस औरत ने मेरे अंदर की वो रोशनी जगा दी जो मैं खुद ही भूल गई थी। अगर मैं कुछ बन गई तो सिर्फ इसलिए कि किसी ने मुझे भिखारी नहीं एक इंसान समझा। मेरी ट्रेनिंग की शुरुआत हुई। दिन लंबे थे, दिन थक जाता था, लेकिन फिर भी एक सुकून था। मैं जानती थी कि ये सफर आसान नहीं है, लेकिन बहुत जरूरी है। अब मैं किसी पर बोझ नहीं थी। अब मैं खुद एक नई बुनियाद रख रही थी और कहीं न कहीं उस औरत से मिलने के बाद और ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। भगवान अनाथों के सिर पर हाथ रखता है, बस हिम्मत नहीं हारना। ट्रेनिंग का पहला दिन शुरू हुआ तो मुझे पहली बार एहसास हुआ कि असली सफर तो अब शुरू हुआ है। सुबह 4 बजे की शुरुआत, गहरे अंधेरे में लाइन में खड़े चेहरे और सख्त लहजे में दिए गए आदेश। हर लम्हा एक परीक्षा था। शरीर के साथ साथ दिमाग भी लगातार आजमाइशों में था। इंस्पेक्टर सानिया जो हमारी कोच थी, पहली बार सामने आई तो उनकी आंखों में जो शक्ति थी वो उनके शब्दों से ज्यादा साफ झलक रही थी। यहाँ जज्बात लेकर नहीं आए हो, उन्होंने कहा। यहाँ सिर्फ अनुशासन, हिम्मत और सहनशीलता ही तुम्हारे काम आएगी। अगर ये 3 चीजें नहीं है तो बाहर का रास्ता सामने है। मैंने उनकी बात सुनी और आंखें नीचे रख ली, लेकिन दिल में कुछ और ही चल रहा था। माँ का चेहरा, वो 25 लाख रुपए, वो सिलाई मशीन और बुआ की चीखने चिल्लाने की आवाजें, सब एक साथ मन में घूम रहे थे। पहली बार मैं 2 किलोमीटर की दौड़ थी। गर्मी में सांसें टूट रही थी, पसीना आंखों में चुभ रहा था, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। साथ वाली लड़की नीचे गिर गई, उसकी सांस फूल गई, लेकिन मैंने अपने कदम धीमे नहीं होने दिए। मैंने दिल में एक ही बात ठान ली, माँ मैं आपका सपना हूँ और मुझे पीछे नहीं हटना। दिन भर की कठिनाइयों के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटती थी तो शरीर दर्द कर रहा होता था, लेकिन नींद नहीं आती थी। मैंने चुपके से वो तस्वीर निकाली जो मैं अपने साथ लाई थी। माँ, आपने जो मेरे लिए सोचा है वो सब मैं अपने हाथों से हासिल करूंगी। कुछ लड़कियां मुझे अजीब नजरों से देखती थीं। उन्हें पता चल चुका था कि मैं कहाँ से आई हूँ। कुछ मुझसे दूरी बनाए रखती तो कुछ तंज कसती थीं, लेकिन मैंने कभी किसी की तरफ पलट कर नहीं देखा, क्योंकि मैं सिर्फ अपने रास्ते पर थी। एक दिन शारीरिक सहनशीलता की परीक्षा हुई। रेत के मैदान में 2 घंटे का मार्च, वो भी बिना किसी सुरक्षा के। मेरे घुटनों पर जख्म आ गए, लेकिन मैंने सर से कुछ भी नहीं कहा। हेड ने कहा, जो हार मानते हैं वो नाकाम हैं, लेकिन जो अपने दर्द से सीखते हैं वही कामयाब होते हैं। मैंने खुद से कहा, मेरा दर्द मेरी कमजोरी नहीं है, बल्कि मेरा हथियार है। ट्रेनिंग के दौरान एक दिन इंस्पेक्टर सानिया ने मुझे ऑफिस में बुलाया और कहा, रश्मि, तुम्हारे अंदर कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो हर किसी में नहीं होता। मैंने नजरें नीचे कर ली और बस इतना कहा, मेरी माँ ने सपने देखे थे और मुझे उन्हें पूरा करना है। वो बोली, तो याद रखो, अब तुम पीछे नहीं जा सकती। तुम्हारे रास्ते अब सिर्फ आगे हैं, और अगर तुमने हार मानी तो सिर्फ खुद को नहीं, उन सबको मायूस करोगी जो तुम्हें मिसाल मानकर जीने का हौसला रखते हैं। उनकी बातें मेरे दिल में उतर गईं। उस रात पहली बार मैंने अपनी डायरी में सिर्फ एक बात लिखी, अब मैं रुकूंगी नहीं। ट्रेनिंग के आखिरी हफ्ते में एक फिजिकल टेस्ट हुआ। वही दौड़, वजन के साथ रुकावटों को पार करना और टारगेट शूटिंग। मेरे ग्रुप की सबसे तेज लड़की हेमा थी। वो कहती थी, रश्मि, तुम तो बिल्कुल कोई फिल्मी कैरेक्टर लगती हो, और मैं बस मुस्कुरा देती थी। मेरी फिल्म का इंसाफ अभी बाकी है। वो हंसती और कहती, अच्छा तो फिर विलेन कौन है? मैं कहती, वो जो रूप लेकर दूसरों के सपनों को खत्म करते हैं। फिर आखिरी दिन आया। हम सब लाइन में खड़े थे। वर्दी हाथ में दी गई। जब मैंने पहली बार खाकी रंग की पुलिस यूनिफॉर्म पहनी तो एक पल के लिए माँ का चेहरा मेरी आंखों के सामने आ गया। वही फक्र भरी आंखें, वही चमक। इंस्पेक्टर सानिया ने मुझे बैच लगाया और कहा, बधाई हो, अब तुम सिर्फ रश्मि नहीं, ऑफिसर रश्मि हो। पूरी ट्रेनिंग आंखों के सामने घूम गई। वो रातें, वो धक्के, वो औरत जिसे मैं बेकार समझ बैठी थी, वो बेंच, सब कुछ। मैंने दिल में सिर्फ एक बात कही, माँ, अब आपकी बेटी अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, मजबूत, आत्मविश्वास से भरी और आपके सपनों को पहचान देने वाली। जब मैंने पहली बार थाने की दहलीज पर कदम रखा तो दिल में एक अजीब सी हलचल थी। ये वही रश्मि थी जो कभी सड़क के किनारे मदद के लिए बैठी थी, लेकिन अब हर कदम में एक भरोसा था। हर सांस के साथ मन में बस एक ही बात चल रही थी, अब मैं कभी किसी की बेटी को रोने नहीं दूंगी। पहले कुछ दिनों में मुझे जमीनी फील्ड ड्यूटी की जिम्मेदारियां सौंपी गईं। एक रोज जब एक जमीन पर धोखाधड़ी का केस सामने आया तो मुझे खुद अपने साथ बिताए हुए वो पल याद आ गए। लोगों का भरोसा तोड़ना,
किसी की मजबूरी का इस्तेमाल करना और उसे खामोशी से बर्दाश्त करने पर मजबूर करना, ये सब सिर्फ कहानियों में नहीं होता। मैं ये सब खुद जी चुकी हूँ। उसी रात मैंने पुराने दस्तावेज निकाले, वही रसीदें, वही माँ का बैंक स्टेटमेंट, सब कुछ जो मैंने कभी छुपा कर रखा था अब वक्त आ चुका था। अगले दिन मैंने कोर्ट जाकर एक साधारण सी फाइल तैयार करवाई जिसमें धोखाधड़ी और जायदाद पर कब्जे का आरोप दर्ज था। नाम दर्ज किए गए मेरी बुआ और फूफा के, लेकिन जैसे ही केस दर्ज किया अंदर से एक बोझ उतर गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे बरसों बाद किसी ने मेरी आवाज सुनी हो। आपको यकीन है कि आप ये कार्रवाई करना चाहती हैं? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने पूछा। जी, ये मेरा सिर्फ निजी नहीं कानूनी फैसला भी है, मैंने साफ शब्दों में कहा। फाइल आगे बढ़ाई गई और कुछ ही दिनों बाद उन्हें कोर्ट से नोटिस जारी हो गया, लेकिन बुआ की प्रतिक्रिया वही थी जो हमेशा रही, इनकार करना और ये कहना कि उन पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। हमने इस लड़की को पाला और अब यही हमें पुलिस बुलवा कर बदनाम कर रही है। उनकी ये बात रिकॉर्ड पर दर्ज थी जो अब सबूत बन चुकी थी। अदालत का पहला दिन आया। मैं वर्दी में नहीं, एक सामान्य सलवार सूट में कोर्ट पहुंची, लेकिन चेहरे पर गर्व था। वकील ने औपचारिक सवाल पूछे। आपके पास क्या सबूत है कि रकम उनके अकाउंट में जमा हुई थी? मैंने बैंक की स्टाम्प लंगी रसीद पेश की जो 3 साल पहले उनके खाते में रकम जमा करने पर मिली थी। क्या आपके पास कोई प्रमाण है कि ये घर आपके पिता की कमाई से बना था? मैंने पापा के ऑफिस का वो लेटर पेश किया जिसमें उन्हें इस मकान का मालिकाना हक और प्लॉट अलॉट होने की पुष्टि थी। जज ने फाइल बंद करते हुए कहा, सबूत स्पष्ट और विश्वसनीय हैं। अदालत इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखती है। कुछ दिनों बाद फैसला आया। मुझे मेरे पिता के मकान का कानूनी हक और साथ ही 25 लाख रुपए का हर्जाना लौटाने का आदेश दिया गया। ये सुनकर मेरा दिल रुक सा गया। ये वही पल था जिसके लिए मैंने खुद को दोबारा जोड़ा था। कोर्ट से बाहर निकलते वक्त बुआ ने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में अब वो पुराना गुरूर नहीं था। फूफा भी खामोश खड़े थे। मैं बस उनके पास से गुजरती हुई इतना बोली, ये बदला नहीं, अधिकार था जो आपने मुझसे छीना था, वो आज कानून ने मुझे लौटा दिया है। इसके बाद मैं सीधे उस घर के दरवाजे पर पहुंची जहां मेरा बचपन बीता था। दरवाजा खोला, आंगन वैसा ही था, लेकिन खामोशी कुछ बदल चुकी थी। कमरे की दीवारों पर अभी भी माँ की सिलाई मशीन के निशान बाकी थे। मैंने आसमान की ओर देखकर बस इतना कहा, माँ, आपकी बेटी ने अपना वादा पूरा कर दिया है। आपके सपने को मैंने इंसाफ की रोशनी में बदल दिया। उस रात ऐसा महसूस हो रहा था जैसे सब कुछ अपनी जगह पर लौट आया हो। कुछ दिन बाद वो औरत जिसे मैं पहली बार सड़क पर मिली थी दोबारा मिली। इस बार उसका चेहरा साफ था और कपड़े सलीके से थे। मैंने तुमसे कहा था ना कि हिम्मत मत हारना, मैं मुस्कुराकर बोली। आपने मेरे लिए जो किया मैं उसे जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, अब तुम दूसरों के लिए वो रोशनी बनो जो तुम्हें रास्ता दिखा गई थी। मैंने सिर हिलाया। अब जो कुछ भी था वो मेरा था और अब जो मैं बन चुकी थी वो बहुत सी लड़कियों के लिए उम्मीद का चिराग बनने वाला था। वो दिन गर्म था मगर मेरे चेहरे पर सुकून था। थाने में मेरी ड्यूटी सुबह 7 बजे से शुरू होती थी। अब मेरी पहचान थी, मेरी वर्दी, मेरा बैच, मेरी सजा। कुछ अफसर मुझे सैल्यूट करते थे और कुछ मेरी राय लेने में हिचकते नहीं थे। मैं जानती थी कि जो फैसला मैंने अपनी माँ के नाम पर लिया था वो अब मेरी इज्जत और पहचान बन चुका था। दोपहर को खबर मिली कि थाने के बाहर 2 मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। मैं जैसे ही बाहर निकली, सामने वही 2 चेहरे खड़े थे, बुआ और फूफा। ना चेहरे पर पुराना गुरूर था, न गुस्सा, बस एक शर्मिंदगी थी जो बरसों बाद सच का आईना देखने के बाद आती है। क्या अंदर आना चाहेंगी? मैंने औपचारिकता से पूछा। बुआ ने नजर झुकाकर कहा, हम बस तुमसे मिलने आए थे। मैंने सिर हिलाया और फिर उन्हें अंदर बुला लिया। हम ऑफिस में आमने सामने बैठे हुए थे। कुछ पल खामोशी में गुजरे। फिर बुआ ने कहा, हमें अंदाजा नहीं था कि तुम यहाँ तक पहुँच जाओगी। हमसे गलती हुई, बहुत बड़ी गलती। हम शर्मिंदा हैं। मैंने सब सुना और फिर नरमी से कहा, वक्त के साथ हर इंसान बदल सकता है, लेकिन कुछ फैसले कभी मिटते नहीं। आपने जो किया वही मेरी जिंदगी की नींव बना, इसीलिए मैं शिकायत नहीं करती। बुआ ने धीरे से पूछा, अब तुम खुश हो? मैंने पहली बार मुस्कुराकर कहा, बहुत, और सुकून में भी। वो दोनों इजाजत लेकर जाने लगे तो मैंने बस इतना कहा, शायद भगवान ने आपको मेरी जिंदगी में एक वजह से भेजा था और मैंने वो वजह पहचान ली है। अगले हफ्ते मेरी एक केस पर मीटिंग थी।
वापसी पर रास्ते में डिप्टी इंस्पेक्टर ने हमारी पास वाली सीट पर बैठे हुए एक अफसर की ओर इशारा करते हुए कहा, इंस्पेक्टर नमन, ये रश्मि है, हमारी बेहतरीन ऑफिसर्स में से एक। नमन ने हल्के मुस्कान के साथ हेलो कहा। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। मुलाकात मामूली थी, लेकिन उन दिनों वही मामूली बातें ही बदलाव की शुरुआत कर रही थी। कुछ महीने गुजरे। काम के दौरान हम कई बार एक ही जगह पर तैनात रहे। नमन थोड़ा कम बोलता था, लेकिन जब वो बोलता था तो उसके शब्दों में गहराई होती थी। एक दिन इंस्पेक्टर सानिया ने मजाक में कहा, रश्मि, तुम और नमन एक टीम में बहुत अच्छे लगते हो। मैं हंस पड़ी। हम दोनों ज्यादा बोलने वालों में से नहीं थे, शायद इसीलिए वक्त के साथ बातें बढ़ती बनती गईं। नमन ने अपनी जिंदगी के किस्से सुनाए और मैंने अपनी। एक दिन उसने संजीदगी से कहा, तुम जैसी लड़की जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंची है, अगर तुम साथ हो तो जिंदगी की हर मुश्किल आसान हो सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस माँ की तस्वीर को देखकर खुद से ये सवाल किया, माँ क्या आप यही चाहती थीं? जवाब दिल से आया, वो जो तुम्हें इज्जत दे वही तुम्हारे काबिल है। कुछ महीने बाद हमारी शादी सादगी से हुई। हमारे कुछ साथी अफसर और कुछ करीबी लोग शादी में शामिल हुए। न कोई दिखावा, न कोई कीमती जेवर, बस दो बराबर के लोग जिन्होंने एक दूसरे की आंखों में सच्चाई देखी। शादी के बाद मैंने माँ की तस्वीर हाथ में लेकर कहा, माँ, मैंने आपका सपना पूरा किया। मैं किसी के सहारे से नहीं बल्कि अपने कदमों पर चलकर ये मुकाम पा पाई हूँ जहाँ आप मुझे देखना चाहती थी। कुछ दिनों बाद मैंने वो घर पूरी तरह से अच्छे से रेनोवेट करवाया जो कभी मेरे बचपन का हिस्सा था। पुरानी दीवारों को रंग करवाया, सिलाई मशीन को वैसे ही एक कोने में रखा जैसी वो माँ के समय में थी। हर सुबह जब भी वर्दी पहनकर निकलती तो मेरे दिल में ये जज्बा होता कि ये नौकरी सिर्फ मेरे जीवन को चलाने का एक हिस्सा नहीं बल्कि मेरी पहचान है। मैं हर उस लड़की के लिए खड़ी थी जो कभी अनाथ हुई, बेसहारा हुई या किसी ने उसके सपनों को चुराया। आज अगर कोई कहता कि ये वही लड़की है जिसे उसके रिश्तेदारों ने धक्का दिया था तो मैं मुस्कुराकर देखती। आज मैं वही धक्के किसी और को खाने नहीं देती। रात को डायरी के पन्नों पर मैंने लिखा, मैं अनाथ हूँ लेकिन बेसहारा नहीं। भगवान मेरे साथ है, मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ है। कहानी भले ही पूरी नहीं हुई थी, लेकिन सपनों को उड़ान मिल चुकी थी और हर सुबह मेरी कलम से एक नई कहानी लिखी जा रही थी। ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर नीयत सच्ची हो, माँ का आशीर्वाद साथ हो और भगवान आपके लिए रास्ता बनाता चले तो वो आपको कभी भी गिरने नहीं देगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।